मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पर हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको बहुत ही विस्तार में यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे कोई भी आपके एग्जाम में आने वाला करंट अफेयर का प्रश्न ना छूटने पाए। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं द हिंदू के। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सेशन की शुरुआत किसी एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं, जिससे संबंधित कोई ना कोई आर्टिकल उस दिन की न्यूज़ में होता है या उससे कुछ हम डिस्कशन करते हैं उसके लिए। तो उससे आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और हमने सोचा है कि आज से हम आपको कोई ना कोई मैप का भी एक रिवीजन करवाते चले। जो न्यूज़ में है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, उनसे कोई ना कोई एक मैप दे और वहाँ का पॉलिटिकल और फिजिकल जो है चीज़ों को हम थोड़ा सा आपका रिव्यू करवाते चले, जिससे कि आपकी जो प्लेसेस इन न्यूज़ की तैयारी है वो भी सही से हो जाए। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं इसी बात पे। हाँ, तो दोस्तों, पहली न्यूज़ है हमारी, व्हाट वी आर सीइंग इन वाराणसी इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के हमारी न्यूज़ है। इससे हमें जो है, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उससे हट करके कुछ जो हमारे लॉज बने हुए हैं हम उन पे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगली न्यूज़ होगी हमारी, सीबीआई सर्चेस टू प्रीमाइजेस लिंक्ड टू एक्स आईएएस ऑफिसर इन एफसीआरए वॉयलेशन केस। हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है एफसीआरए हमारा, तो इससे संबंधित हम देखेंगे कि एफसीआरए वगैरह है क्या, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। केवाईसी फंड लॉन्ड्रिंग कंसर्न सेट टू स्पर आरबीआई पेटीएम यूनिट बैन। पेटीएम के ऊपर जो बैन लगाया गया है दोस्तों, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। और उसमें कुछ एक दो इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टर्म्स निकले हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पे अच्छे से आपको कवर करवाएंगे, क्योंकि उनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। अगली न्यूज़ होगी दोस्तों हमारी, उत्तराखंड पैनल ऑन यूसीसी सबमिट्स न्यूज़ रिपोर्ट टू सीएम धामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई दिनों से उत्तराखंड न्यूज़ में है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, तो उससे एक आर्टिकल है। हम यहाँ पे यूसीसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे और उत्तराखंड पैनल ने जो बनाया था, वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी है उनके बारे में भी देखेंगे। अगली न्यूज़ होगी हमारी दोस्तों, सेंटर लाइकली टू फुट बिल फॉर पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम। जैसा आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख को हमारा बजट पेश हो चुका है, तो उसी से संबंधित एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे द हिंदू में निकला हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, जो रूफटॉप की योजना है और लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने की गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके बारे में देखेंगे। अगली न्यूज़ होगी दोस्तों हमारे, सोलर पैनल स्कीम विल बूस्ट बैटरी इंडस्ट्री सेज मोदी। इसी से ही संबंधित ये अलग और भी दूसरी भी न्यूज़ है, जिसमें मोदी जी ने कुछ कहा है और कुछ एक अलग जो है स्कीम की बात की है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। टू रेन इन राइस प्राइसेस, मिलर्स ट्रेडर्स टोल्ड टू डिक्लेयर स्टॉक्स। यहाँ पे हम भारत ब्रांड की चर्चा करेंगे। भारत ब्रांड क्या है दोस्तों, और यहाँ पे प्राइसेस में जो चावल की प्राइसेस में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसको जो है रोकने के लिए गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, उसको हम देखेंगे। इंडिया विल रिप्लेस इट्स मिलिट्री पर्सनल बाय May 10। मालदीव ने जैसा कह दिया है कि इंडिया अपनी जो है यहाँ से जो इसकी आर्मी वगैरह है उनको यहाँ से हटा ले जाए, हम यहाँ पे अब उनको नहीं रखेंगे। तो उससे संबंधित ये एक आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पे जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे बजट में मालदीव के लिए जो बजट एलोकेट किया गया, वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बजट एलोकेट किया है इस बारी। तो इससे संबंधित इस चीज़ को हम देखेंगे। हम मालदीव इस टाइम पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक हम प्लेसेस इन न्यूज़ में देखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, जो वेस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट एशिया है, वो जो है इस टाइम लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी अमेरिका वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, कभी जो है वहाँ पे सोमालियन जो है लड़ाके पायरेट्स जो है वो वेसल्स को हाईजैक कर रहे हैं। अभी फिर से उन्होंने हाईजैक कर लिए कुछ वेसल्स को। फिर इंडिया की जो आईएनएस शारदा है, वहाँ पे जाकर के उन्होंने फिर से 11 पाकिस्तानी और ईरान बेस्ड जो है वो वेसल थी, वहाँ पे बचाया उन्होंने। तो इजराइल और हमास की लड़ाई से संबंधित ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। तो हम एक बारी आज जो है इजराइल और फिलिस्तीन, उनका पूरा एक बारी मैप अच्छे से कवर करके देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे आपकी तैयारी थोड़ी और मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे यूपीएससी में, चाहे वो मालदीव का एरिया हो, चाहे वो हमारा वेस्ट एशिया हो। तो चलिए इसी के साथ में दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, consider the following provisions under the directive principles of state policy DPSP contained in the Constitution of India। पहला है आपका, to ensure a uniform civil code for the citizen of India।
दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, एंड थर्ड वन इज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। चौथा है आपका टू सिक्योर फेयर लीजर्स एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल विच आर रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, गांधीयन प्रिंसिपल इनमें से क्या क्या है वो हमें बताना है इसमें से, और आपके ऑप्शन है ए 1, 2 and 4 ओनली 2 and 3 एंड 1, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4 ओनली। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला आपका भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। दूसरा आपका ग्राम पंचायतों का गठन। तीसरा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा आपका सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं? आपके ऑप्शन से ए केवल 1, 2 और 4, बी आपके ऑप्शन में है केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी उसको हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि एक गांधीयन प्रिंसिपल्स हो गया, एक जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गया समाजवादी, तीसरा आपका लिबरल हो गया उदारवादी। हालांकि ये चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखी नहीं है कि गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी, ये मेजरली हम कैटेगराइज करते हैं कि इनमें से कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। गांधी जी की बहुत से आशाएं थी, उम्मीदें थी कि हमारा देश आज़ाद होगा तो कल को जाकर के ये चीज़ें हमारी कंट्री में होंगी, राम राज्य आएगा, तो उसके चलते हुए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सोची थी। हालांकि हमारी कंट्री की हालत उस टाइम पे इतनी सुदृढ़ नहीं थी वित्तीय तरीके से कि हम वहाँ पे कोई ऐसे जो है स्टेप ले सकते थे। तो इसके लिए जो है उन चीज़ों को एक अलग से जो है भाग बना करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आपका डीपीएसपी पार्ट 4 भाग 4 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी। तो उनमें वो चीज़ें डाल दी गई कि कल को हमारे जब स्टेट जो है हमारा राज्य सशक्त हो जाएगा आर्थिक रूप से, तो वो उन सारे मेजर्स को फॉलो करेगा और उनको जो है उनके ऊपर कानून बना के उनको लागू करेगा। एक जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बता दी हैं। आपका डीपीएसपी किस में आता है? पार्ट 4 में आता है दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। पार्ट 4 में आता है आपका, पार्ट 4 में आता है आपका डीपीएसपी, और ये आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक का है? 36 to 51। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 51A में क्या है। 51A आपको बताना है 51A में क्या दिया हुआ है। ये आपका जो है डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक का है? 36 to 51। जा करके जल्दी से आप इसको देखिए। और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पॉलिटी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी भी गांधी जी की पुण्य तिथि थी 30 जनवरी को, जब उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आप इसको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए चलते हैं हम अपने पहले और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नहीं है दोस्तों, ये पहले पेज पे जो है एक फ़ोटो निकली हुई है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ आपको एडिशनल जो है नॉलेज बताना चाहूँगी। बात क्या है? स्टैंड स्टिल इन स्नो। अभी जो है कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने लग गई है, अभी होने लग गई है। ठीक है, इसको जब होना चाहिए था उस टाइम पे बर्फ़बारी हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में नहीं हुई थी, और अब जा कर के वहाँ पे बर्फ़बारी होने लग गई है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़, ये हमारे इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इस पर आर्टिकल्स वगैरह भी निकले हुए थे काफ़ी। देखिए, व्हीकल्स स्ट्रैंडेड ऑन द श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे इन काजीगुंड town of South Kashmir on Friday. The highway remained closed for the second day as the Union Territory continued to receive fresh snowfall after a dry spell this winter. पूरे यहाँ पे ठंडी में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा रहा और अब जा कर के वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो इसका कारण क्या बताया गया था दोस्तों? कारण हमारे पास जो है मेजरली 3 कारण बताए गए थे, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़ रही है हमारे एग्जाम की। तो 3 कारण मेजर बताए गए थे। वो 3 कारण क्या थे वो मैं आपको बता दूं। जो हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है दोस्तों, ठीक है, WD हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक कारण ये था हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का,
दूसरा जेट स्ट्रीम्स का था, तीसरा आपका एल नीनो का था, एल नीनो का। ये 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में इस बारी स्नोफॉल टाइम पे नहीं हुआ था। नहीं तो जनवरी में जो है स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, और वहाँ पे स्नोफॉल पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता था। लोग जाते थे वहाँ पे, स्कीइंग वगैरह करते थे बर्फ़ के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उससे टूरिज्म बूस्ट होता था। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि वहाँ पे टाइमली जो है बर्फ़बारी नहीं हुई, और अब जा करके बर्फ़बारी हो रही है। आप जैसा सभी जानते होंगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है आपके ये ज्योग्राफी में आता है, जो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, मेडिटेरेनियन सी में जब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती हैं वहाँ पे जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है आपके मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन जो आपका सी है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होती हैं, और उसी की वजह से इस मौसम में हमारे यहाँ स्नोफॉल वगैरह उत्तर भारत में देखने को मिलती है, ठीक। और जेट स्ट्रीम के साथ जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहाँ से मॉइस्चर वगैरह मेडिटेरेनियन सी से ले करके जेट स्ट्रीम के माध्यम से हमारे उत्तरी क्षेत्रों में आती हैं, और वहाँ पे स्नोफॉल बारिश वगैरह होती थी उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे नहीं हुई। और जेट स्ट्रीम क्या है, ये एक कह लीजिए आप नैरो एरिया है, मतलब कि जो बहुत तेज़ से हवाएं चलती हैं, और वो लगभग बहुत ऊपरी एरिया में हमारे ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। 20,000 फीट के ऊपर जो है ये हवाएं चलती हैं, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, और ये बहुत स्पीड में चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में ये मॉइस्चर ले करके ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आती थी, तो हमारे उत्तरी भारत में जो है वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलती थी। और दूसरा कारण आपका ये एल नीनो रहा। एल नीनो आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में, ये जब हमारा जो, मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दे रही हूँ। आप सभी जैसे जानते होंगे जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है दोस्तों, लो प्रेशर क्रिएट होने के साथ साथ जो आसपास की हवाएं होती हैं, जब उस लो प्रेशर को जो है भरने के लिए जल्दी से जल्दी वहाँ पे हवाएं आने लग जाती हैं, वो आसपास की हवाओं को खींचने लग जाता है। तो ये जो है, और फिर वो जो है फिर वो अगर नदी या लेक कहीं पे ही ऐसा होता है तो वो वहाँ से फिर मॉइस्चर लेकर के ऊपर उठता है, ऊपर उठने पे वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश वगैरह स्नोफॉल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। और एल नीनो क्या है, एल नीनो आपका जो आपका पेरुवियन कोस्ट है, आप मान लीजिए ये ऐसे, सॉरी दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता, ये जो है आपका मान लो साउथ अमेरिका है आपका, ये आपका साउथ अमेरिका है। यहाँ पे ये जो आपका ये पेरुवियन कोस्ट है, ये जो आपका पेरुवियन कोस्ट है दोस्तों, पेरू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल जो डेज होते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर हमेशा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट, जो पेरुवियन करंट है वो कोल्ड करंट होती है, कोल्ड और लो सैलिनिटी करंट होती है, कोल्ड एंड लो सैलिनिटी होती है, उसमें जो है जो खारापन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है यहाँ पे आपके पेरुवियन कोस्ट पे। इसको हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। दिस इज़ अ वेरी, हम्बोल्ट करंट आपका क्या है, करंट से आप कई बार आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी देखे होंगे। हम्बोल्ट करंट, ये कोई साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था दोस्तों, हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट क्या है आपका, कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, जो कि आपके जो ये आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में बहती है, ठीक है दोस्तों, और ये इधर से इधर बहती है ऐसे, ठीक। ये आप कह लीजिए वेस्ट साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहती है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहती है आपकी ये हम्बोल्ट करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डेज में क्या होता है दोस्तों, ये जो हम्बोल्ट करंट होती है ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इसकी वजह से कोल्ड करंट है तो हाई प्रेशर रहता है यहाँ पे। और इधर आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला एरिया हो गया ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पे आपका लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर। तो हवाएं जो होती हैं वो यहाँ पे जहाँ पे भी कहीं पे भी लो प्रेशर होगा तो जो हवाएं होती हैं वो हाई टू लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो नॉर्मली ये यहाँ से ये सारी जो है हवाएं यहाँ चलती थी आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती थी जो नॉर्मल डेज में। लेकिन अचानक से एल नीनो जब होता है तो जो ये पेरुवियन करंट होती है आपकी, ये जो है यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप नॉर्मली भी देखेंगे जब हाई प्रेशर का मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। हाई प्रेशर जब टेम्परेचर बढ़ गया मान लीजिए तो वहाँ पे समझ लीजिए कि हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, सॉरी लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, कोई भी चीज़ अगर आप गर्म करते हैं तो वो जो है एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अपने आप उसमें थोड़ा हल्कापन आ जाएगा,
आप इसको इस तरीके से याद करने के टर्म में समझिए, अगर वहाँ पे जो है लो प्रेशर होता है तो वो क्या होता है। नॉर्मल जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पहले जो है हाई प्रेशर हुआ करता था, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, और यहाँ पे फिर वो जो है इधर वाले कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर इधर क्रिएट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सारी हवाएं इधर से इधर चलने लग जाती हैं। ठीक है, और इधर ही आप देखेंगे तो इधर ही हमारा इंडिया भी इधर ही पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर बीच में आपके वो थाईलैंड वगैरह ये सारी कंट्रीज आ गई, और इधर आपका ये इंडिया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी जो सारी हवाएं हैं, यहाँ से सारी की सारी इधर से जो है यहाँ पे पहुंचेंगी आपके पेरुवियन कोस्ट पे। तो ये पूरे वर्ल्ड का जो है इकोसिस्टम है, जो एग्रीकल्चर वगैरह, उसको सबको जो है प्रभावित करता है, पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को प्रभावित करता है ये एल नीनो। अभी इस पे कंटिन्यूसली रिसर्चेस वगैरह चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इसका एकदम से ही ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि ये यहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसका सबसे मेजर कारण क्या होता है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए बहुत टाइम से साइंटिस्ट वगैरह लगे हुए हैं कि ये जो है यहाँ पे अचानक से जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है पेरुवियन कोस्ट पे, वो क्यों क्रिएट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ से जो मॉइस्चर वगैरह इधर से अरेबियन सी हो गया, आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो सारी की सारी हवाएं इधर जाती हैं और यहाँ पर जो है फिर कंडेंसेशन होता है। यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ पे लो प्रेशर है दोस्तों, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी की सारी हवाएं चलेंगी और हवाएं फिर ऊपर उठेंगी, ऊपर जाके उनका कंडेंसेशन होगा, फिर वहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पे फिशिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मल डेज में यहाँ पे फिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पेरुवियन कोस्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ये हाल हो जाता है। और ये आपका पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशियन है, इसके बीच में ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, ये आपका जो है साउथ अमेरिका रहा, आप इधर जो है नॉर्थ अमेरिका को मान लीजिए, बीच में जो मिडल वाली कंट्रीज आती हैं, मैक्सिको वगैरह, ये मान लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आपका पैसिफिक ओशन है। और ये जो है आपका नॉर्थ ओशन पैसिफिक ओशन हो गया, ये होता है आपका साउथ पैसिफिक ओशन में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये चीज़ें होती है। अगर हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि जो एल नीनो का सारा सिस्टम होता है वो कौन से महासागर में होता है, तो आपका दोस्तों प्रशांत महासागर में होता है और वो दक्षिणी महासागर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बाकी हम किसी दिन कोई अलग से क्लास लेंगे इन सब चीज़ों पे, तो बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे। आप बस इतना याद रखिए कि आपके यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो सारी की सारी इधर की भी हवा ये खींचने लग जाएगा, इधर पे यहाँ पे जाने लग जाएंगी जो सारी की सारी हाई प्रेशर की। और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर होता है, सारी हवाएं यहाँ जाने लग जाएंगी, फिर वो ऊपर उठेंगी हवाएं, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर वहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे पूरे वर्ल्ड की जो है क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हमारे यहाँ जो स्नोफॉल नहीं हुआ, तो इसको भी इसका एक मेजर कारण माना जा रहा है। तो इसकी वजह से मैंने आपको इसका काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करवाने की कोशिश करी दोस्तों। इससे क्वेश्चन बनने की काफ़ी भरपूर संभावना है। आप अपने ज्योग्राफी में देखेंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लाइमेट और जो है इन्वायरमेंट के पेपर में देखेंगे वहाँ पे भी इन्वायरमेंट में भी ये क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको बता दिया 3 मेजर रीजंस थे हमारे, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिए यहाँ पे स्नोफॉल ना होने के। वो क्या क्या थे आपके, जेट स्ट्रीम्स हो गई, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हो गया जो कि आपके मेडिटेरेनियन सी में होता है, और तीसरा आपका क्या था, एल नीनो, जो कि आपका पेरुवियन कोस्ट से स्टार्ट होता है जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है हमारा, सीबीआई सर्चेस 2 प्रेमाइजेस लिंक्ड टू एक्स-IAS ऑफिसर इन FCRA वॉयलेशन केस। FCRA के वॉयलेशन के लिए जो है यहाँ पे 2 जगह पे सर्च शुरू किया है सीबीआई ने। अब हम यहाँ पे इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये FCRA। FCRA क्या है दोस्तों, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, फॉरेन से जो पैसे वगैरह प्राप्त होते हैं उनसे। और इसके तहत कई एनजीओ वगैरह को भी बंद किया गया था। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कई एनजीओ पे बैन भी लगाया था। तो इसी के चलते ये हमारे लिए बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़ है FCRA की। तो हम FCRA के बारे में देख लेते हैं कि FCRA क्या है। FCRA देखिए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम भारत में विदेशी दान को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है। ठीक है, विदेशी दान को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग पारदर्शी वैध तरीके से हो और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए इसका दुरुपयोग ना हो। जो भी विदेशी धन आता है हमारी कंट्री में उसका जो है बहुत ही पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका प्रयोग हो और हमारे कंट्री के अगेंस्ट में उसका यूज ना हो पाए।
जैसे कुछ लोग इलीगली मंगवाने लग जाते हैं पैसे वगैरह को, ड्रग्स वगैरह की जो है उसमें ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें जो पैसे वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारे कंट्री के लिए घातक हो सकता है, या टेररिज्म में इन्वॉल्व हो गई चीज़ें, या इन सब सारे, तो इनसे रोकने के लिए ये FCRA बनाया गया था दोस्तों। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? इसमें पंजीकरण अनिवार्य है। विदेशी धन प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था या व्यक्ति को भी FCRA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों। और इसके उपयोग पर प्रतिबंध। प्राप्त धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था। प्रशासनिक खर्चों पर केवल 50% तक राशि खर्च की जा सकती है। जैसे कोई NGO है दोस्तों, वहां पे अगर उन्होंने वो बच्चों से संबंधित, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित NGO है और वो बाहर से पैसे मिलते हैं उसको, तो उसका खर्च वो बच्चों के एजुकेशन पे ही होना चाहिए। मैक्सिमम 50% जो है पैसे का खर्च वो अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन पे कर सकता है। वहाँ पे स्टाफ हो सकते हैं, उनकी बिल्डिंग हो सकती है, और चीज़ें हो सकती हैं, तो उन पे कर सकता है। बाकी उसका खर्च जो है उन बच्चों के एजुकेशन पे ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। आगे बैंक खाता, जो FCRA के अंतर्गत पंजीकरण होंगे उनका बैंक खाता कहाँ पे होगा? विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक, सिर्फ और सिर्फ SBI में, वो भी दिल्ली में जो भारतीय स्टेट बैंक है वहां पे खोले जाएंगे। ठीक है, दिल्ली में खोले गए एक निर्दिष्ट खाते में ही जमा किया जा सकता है। जो विदेशी अंशदान आएगा वो SBI दिल्ली में कोई स्पेशल जो है अकाउंट होगा, उसी में ही वो जो है धन प्राप्त होगा, विदेशी धन। रिपोर्टिंग आवश्यकताएं। पंजीकृत संस्थाओं को नियमित रूप से सरकार को विदेशी अंशदान से जुड़ी वित्तीय लेन देन की जानकारी देनी होती है। सरकार को बताना होता है कि आप ये जो लेन देन कर रहे हैं फॉरेन से, उन सारी उसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। सरकारी मंजूरी। कुछ संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। कुछ स्पेसिफिक संस्थाएं हैं जिनको सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही, चाहे वो इसमें रजिस्टर्ड हो नहीं हो, उसके अलावा भी उनको पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अधिनियम में किन संस्थाओं को छूट दी गई है? जिनको FCRA में छूट दी गई है वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय सहित, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान, धार्मिक संस्थान, राजनीतिक दल, निर्धारित शर्तों के अधीन। राजनीतिक दल होंगे वो कुछ कंडीशंस के अधीन में उनको छूट दी जाएगी। तो ये 4 है दोस्तों, ये 4 के चारों को जो है छूट मिली हुई है इस FCRA के अंतर्गत। लेकिन अभी भी इन सब पे जो है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इनके भी थ्रू बहुत ही फर्जी काम होने लग गए थे दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता सुनिश्चित करना। वही कि FCRA में रजिस्टर करवाएंगे लोग तो बाहर से कहाँ से, किस सोर्स से पैसा प्राप्त कर रहे हैं और किस सोर्स पे वो खर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी गवर्नमेंट को, तो एक पारदर्शिता आएगी पूरे सिस्टम में। FCRA विदेशी धन के प्रवाह पर नजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग पारदर्शी तरीके से हो। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक ना हो। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। ये धन शोधन और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में मदद करता है ये। और अभी में कुछ 2022 में कुछ संशोधन किया गया है FCRA में, जुलाई में, तो उसको हम देख लेते हैं क्या संशोधन किया गया। सरकार ने FCRA नियमों में बदलाव किया है जिससे अधिनियम के तहत समाशोधन या समाधेय योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई है। पहले 7 अपराध आते थे इसमें जिनको समाशोधन के अंतर्गत लाया जाता था दोस्तों, अब वो बढ़ करके 5 उसमें और जोड़ दिया गया है, तो वो अभी 12 हो गई हैं। तो इसके आगे सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों, जो हमारे NRIs वगैरह होते हैं, जो भारतीय हैं बाहर जा करके रह रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों या घर वालों को 10 लाख रुपए, पहले ये 1 लाख रुपए तक की छूट थी उनको, अब जो है उनको 10 लाख तक की छूट दे दी गई है कि आप 10 लाख तक जो है रुपए भेज सकते हैं अपने घर वालों रिश्तेदारों को, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को अधिसूचित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा सभी लोग जानते हैं कि अब इन्फ्लेशन वगैरह इतना ज़्यादा हाई हो गया है दोस्तों कि 1 लाख में तो कुछ होता ही नहीं है लोगों का। अगर ठीक ठाक परिवार है तो आप समझ रहे हैं कि 1 लाख से कितना ही बेनिफिट हो सकता है, तो इसीलिए उसको बढ़ा करके 10 लाख करना पड़ा गवर्नमेंट को। चलिए देखते हैं हम आगे। What we are seeing in वाराणसी is not an isolated incident। जो अभी वाराणसी में
हमारा वहाँ का जो ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद है, तो उस मस्जिद के नीचे ग्राउंड पे उन्होंने जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जो है सर्च करके पता लगाया कि हाँ यहाँ पे पहले मंदिर था। उसके तहखाने पे भी, व्यास का तहखाना करके जो तहखाना था, वहाँ पे भी पता चला कि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ या कुछ ऐसा बिल्डिंग था जिसके ऊपर जो है ये मस्जिद बनाया गया, जो औरंगजेब के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे पूजा करने की अनुमति दे दी हिंदुओं को वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब उसको लेकर के फिर वो स्टेट के पास गए, जो हाई कोर्ट है उसके पास में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर इस पे जो है कोई एक्शन लेने से अभी मना कर दिया, इंटरवीन करने से, उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो जो ये जिन लोगों ने जो प्रोमिनेंट मुस्लिम बॉडीज़ हैं, उन्होंने अभी हाल में काफ़ी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 प्रोमिनेंट मुस्लिम बॉडीज़ ने, और इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसी के साथ में हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। और ये लोग कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद था उसी के टाइम पे जो है बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था वहाँ पे उसी के बाद जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करके आया था कि आप किसी भी अदर धर्म के प्लेस को दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको दूसरे धर्म का नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है भी, जो हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट थी कि 1947 के पहले के जो है उनमें आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, और बाद के उनको बाद वाले में जो है ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 47 के पहले के जो भी जो है मंदिर बने हुए हैं उन पे आप कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, और कोई कार्रवाई चल रही हो प्रेजेंट में तो उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। इसको जो है इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इसको जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसीलिए लाया गया था कि जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था तो ऐसे पूरे देश में ही एक तरीके का कियोस होना शुरू हो गया था कि हर जगह मस्जिद वगैरह और मंदिर वगैरह को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह होने लग गई थी कि यहाँ पे पहले मंदिर था फिर वहाँ पे मस्जिद बन गया। तो इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के 1991 में आई थी। तो इसके हम थोड़े प्रावधानों को देख लेते हैं दोस्तों कि 1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। कब से ये टाइम पीरियड क्या है? 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ठीक, क्या क्या हो सकता है? जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने ही वही ये लेकर के आए थे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। इसकी धारा 2 क्या कहती है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धर्म स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में कोई भी याचिका किसी ने किसी कोर्ट में दायर की हो तो उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इसकी धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है इसके अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। आप पूरी तरीके से या उसका आंशिक रूप में कोई एक भाग भी आप उसको दूसरे धर्म में बदल नहीं सकते हैं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए, या फिर एक ही धर्म के अलग अलग खंड में भी जो एक ही धर्म के अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, जैसे शिया सुन्नी हो गए, वो शिया अलग सेक्ट हो गया, सुन्नी अलग सेक्ट हो गया, तो ऐसे अलग अलग धर्म में उन धर्म के अंदर भी अलग अलग सेक्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय हो गया या शैव संप्रदाय हो गया, तो उनके अलग अलग सेक्ट को भी में भी ना बदला जाए। मतलब कि जहाँ वैष्णव संप्रदाय के लोगों का मंदिर है तो उसको बदल करके शैव संप्रदाय के लोगों का ना कर दिया जाए, या शिया लोगों का मस्जिद है तो सुन्नी लोगों को ना कर दिया। तो ये जो अलग अलग सेक्ट्स बटे हुए हैं धर्म के अंदर भी, तो उनमें भी ऐसा नहीं किया जा सकता। और इसकी धारा 4(1) क्या कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र, कोई भी जो पूजा स्थल का जगह थी उसका जो चरित्र था, अब से इसके बाद से उसको वैसा ही 1947 तक जो चीज़ें थी जैसी थी उसको वैसी ही रखी जाएंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और 4(2) क्या कहती है? इसकी धारा 4(2) प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करता है। ये
जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। जब ये 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था और जो सारे मुकदमे चल रहे थे कोर्ट्स में ये मंदिर मस्जिद और अदर किसी धार्मिक संप्रदाय को लेकर के, तो उनको वहीं पे ख़त्म करने की बात की, जो भी पेंडिंग चल रहे थे उनकी सारी कार्रवाइयों को रोकने की बात इस जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कही गई। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं अपना अगला आर्टिकल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने आपको बता दिया है 1991 में आया था और क्यों आया था, क्या क्या चीज़ें थी वो आपने देख ली। इसमें कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तराखंड पैनल ऑन यूसीसी सबमिट्स रिपोर्ट टू सीएम धामी। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं धामी, उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई हुई थी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको देखने के लिए उन्होंने बनाई थी कि ये कैसे हमारे राज्य में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उस पैनल ने सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट और उस पैनल ने कहा कि जो भी एसटी हैं, ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स जो हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स, रिलीजियस मैटर्स एंड ट्रेडिशनल, इन सब में सरकार हस्तक्षेप ना करे तो ही बेहतर होगा। इन्होंने रिकमेंड क्या क्या किया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं, रिलीजियस मैटर्स हो गया एंड ट्रेडिशंस द ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ उत्तराखंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 2.9% ऑफ द पॉपुलेशन। उत्तराखंड में जो है 2.9% 2.9% क्या है वहाँ की पॉपुलेशन में ट्राइबल्स हैं, जनजाति के लोग हैं। तो इस कमेटी ने ये कहा कि आप जो है इनको लेकर के कोई इनको इससे एग्जेम्प्ट कर दीजिए, इनको यूसीसी से बाहर रखिए, इनके अपने अलग कल्चर हैं, इनके अपनी अलग चीज़ें हैं, तो आप इनको इसमें ऐड मत करिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो जाएगी और इससे इनके कल्चर को सेव करने का एक जरिया भी रहेगा कि हाँ हमने उसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में उन्होंने रिलीजियस मैटर पे भी कहा और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए भी कहा कि आपको जो है इनके राइट्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाकी इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि आप इसको जो है लागू करवा सकते हैं। ठीक है, और इन लोगों को एग्जेम्प्ट करने की उन्होंने बात कही। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है। देखिए, ये हमारा आर्टिकल 44 का पार्ट है। आर्टिकल 44 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 44 ये किस चीज में आता है दोस्तों? ये आता है हमारा डीपीएसपी में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आर्टिकल 44 आता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा जाता है जिससे कि हर धर्म के औरत और जो मर्द हैं उन सब के जो है जो अधिकार हैं, तलाक के, गोद लेने के, विवाह के, इन सब में एक तरीके से समानताएं आ जाए। जैसे कुछ स्पेसिफिक धर्म में वहाँ पे आदमी लोग बहुत बहुविवाह कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए। और इन्होंने कहा कि द कमिटी हैज़ रिकमेंडेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ट्रिपल तलाक एंड हलाला प्रैक्टिस। इन्होंने कहा कि जो हलाला प्रैक्टिस होती है और ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा था, इस पे अगर फिर से कोई इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये पहला ऐसा इनका जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी है इस पैनल ने यूसीसी को लेकर के, इसमें एक भी उर्दू के शब्द नहीं शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक भी उर्दू या इंग्लिश के शब्द नहीं शामिल है जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में हम पहले यूसीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूसीसी हमारा है क्या, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे आर्टिकल 44 में है, जो कि हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। यूसीसी भी उस टाइम पे तभी लाया गया था कि उस टाइम पे हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि हम यूसीसी को लागू कर सके और बहुत ज़्यादा मैनिया था लोगों में अपने जाति, धर्म, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो उस टाइम पे तुरंत का तुरंत लागू करना हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा उचित नहीं था, क्योंकि लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हाँ हमें इन चीज़ों को लागू करना चाहिए, हमारे ही फायदे में है। तो अभी जा कर के धीरे धीरे इसको लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये निर्देशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। जो हमारा डीपीएसपी होता है उसके उल्लंघन पर या उसको कोई फॉलो ना करे तो उसको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारा इसीलिए डीपीएसपी का पार्ट बनाया ही गया था। भाग 4 हमारा जिसमें डीपीएसपी दिया गया है वो इसीलिए बनाया ही गया था कि जब हमारे पास इतनी
क्षमता होगी हमारे सरकार के पास, हमारे देश के पास, तब वो इन सारे प्रावधानों को लागू करवाएगी हमारे देश में। तो इसलिए ये प्रवर्तनीय नहीं है कानूनी रूप से, हमारा डीपीएसपी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होता लोगों, ठीक है दोस्तों। लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। ये डीपीएसपी राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए थे कि आप कोई नीति का निर्माण करेंगे तो ये डीपीएसपी को ध्यान में रख करके उन नीतियों का निर्माण करेंगे। भारत में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अभी के लिए सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी लागू है, और वो भी कब से? वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद। गोवा में पुर्तगाली लोग रहते थे, 1961 में यहाँ से वो गए। अंग्रेज तो हमें 47 में ही छोड़ के चले गए थे, लेकिन जो पुर्तगाली थे वो गोवा से 1961 में गए हैं दोस्तों, और वहीं पे उनका खुद का गोवा नागरिक संहिता, गोवा सिविल कोड जीसीसी लागू रहता था पहले से, और वो अभी भी वहां पे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो गोवा एक ऐसी जगह है, ऐसा राज्य है हमारा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, और जिसको हम कहते हैं जीसीसी, गोवा सिविल कोड, जो कि पुर्तगालियों के टाइम से ही लागू था वहां पे। अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखने के लिए जो है ये जीसीसी लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं। यूसीसी का तात्पर्य सभी धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत मामलों में जैसे विवाह, तलाक, विरासत और दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेना को नियंत्रित करने वाले एक समान कानून से है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के अपने व्यक्तिगत कानून है, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, मुस्लिम धर्म हो, सब में अलग अलग उनका पर्सनल लॉ चलता है सबका। उसके हिसाब से वो जो है उनके यहाँ शादी विवाह और गोद लेने, संपत्ति का अधिकार, ये सारी चीज़ों को वो देखते हैं अपने सारे धर्म के अंदर में। तो जो अक्सर धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित है, उनका जो पर्सनल लॉ होता है उनकी धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित होता है। संविधान का उल्लंघन, कुछ का यह भी तर्क है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करता है, जो धर्म के स्वतंत्र अभ्यास और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 25 आपका कहता है दोस्तों कि आप अपने अंतरात्मा को अबाध रूप से फॉलो कर सकते हैं, आपका जो मन करे वो धर्म आप फॉलो कर सकते हैं। और 29 कहता है कि आपको अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, आप आपकी जो कल्चर है उसमें आप शिक्षा, एजुकेशन ले सकते हैं और अपने उस संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे, और ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, आप जो है कहीं भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस डिमांड को लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 25 और 29 का उल्लंघन हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यूसीसी से संबंधित दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, कभी आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो आर्टिकल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों। तो वो क्या है? केवाईसी फंड लॉन्ड्रिंग कंसर्न सेट टू स्पर आरबीआई पेमेंट यूनिट बैन। जो पेटीएम है, पेटीएम यूनिट बैन, जो पेटीएम बैंक लिमिटेड है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल, उसमें जो है कोई भी क्रेडिट लेने या देने से आरबीआई ने मना कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि क्या उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहे थे। जैसे आरबीआई एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक सेड टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय इरेगुलरिटीज इन इट्स कॉम्प्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा इनकी इरेगुलरिटी पाई गई है पेटीएम की। जो हमारा नो योर कस्टमर या नो योर कंज्यूमर हम जिसको कहते हैं केवाईसी फॉर्म, उसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी पाई गई है पेटीएम पेमेंट बैंक में। ऑडिटर्स फाउंड पैन वैलिडेशन फेलियर्स इन लैक्स ऑफ अकाउंट्स विद अ सिंगल पैन यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स। जो ऑडिट करवाया गया पेटीएम का, उसमें पाया गया कि एक पैन नंबर को जो है लगभग, पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है दोस्तों। तो एक पैन नंबर को लगभग हजार लोग यूज कर रहे थे। सिर्फ एक पैन नंबर से 1000 लोग यूज करके चीज़ों को अपना वहाँ पे संचालित कर रहे थे, जिससे फ्रॉड हो रहा था। और आगे बाकी और चीज़ों को तो वो बाद में देखेंगे। जो कस्टमर्स हैं, लगभग एक ही पैन को लेके 1000 लोग यूज कर रहे थे। आगे दोस्तों, बैंक सीन टू हैव एनेबल्ड ट्रांजैक्शंस वर्थ क्रोर्स इन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स रेजिंग मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न। मनी लॉन्ड्रिंग का भी यहाँ पे कंसर्न हुआ कि जो काला धन है
उसको वाइट किया जा रहा है। जो काला धन क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होती है, जिस मनी का दोस्तों जो टैक्स पे नहीं किया जाता है गवर्नमेंट को, वो एक तरीके से ब्लैक मनी कहलाती है। और उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की इसके थ्रू कोशिश की जा रही थी। लाखों करोड़ों की पेमेंट जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लोन वगैरह और इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवा दिया लोगों को, और बहुत ही कम जो है टर्म्स एंड कंडीशंस रखी कि आप इतनी थोड़ी सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा दोगे तो हम आपको लोन दे देंगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पे लोग फ्रॉड कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है इसको यहाँ पे ऑडिट वगैरह करके देखा गया। और अगला इन्होंने क्या कहा, अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ डोरमेंट अकाउंट्स वर फाउंड टू हैव बीन यूज्ड एज म्यूल अकाउंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि बहुत से डोरमेंट अकाउंट थे जिनको इन्होंने म्यूल अकाउंट के तौर पे ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ गए हैं हमारे पेटीएम को लेकर के। एक है आपका डोरमेंट अकाउंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और दूसरा आपका म्यूल अकाउंट है। तो हम यहाँ पे डोरमेंट और म्यूल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे जो पेटीएम में प्रॉब्लम चल रही है जिसके तहत जो है पेटीएम को बैन कर रही है हमारी आरबीआई, और ये कब के लिए कहा है उन्होंने कि 29 फरवरी तक आप जो है अपने सारे ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो है सेटल करके, और इनको जो है अभी रुके हुए उनको करके आप बंद कर दो। आगे से आप जो है इन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन और इन सबको क्रेडिट वगैरह ये सब नहीं दोगे आप, ठीक है दोस्तों। और अपना वॉलेट में जो पैसे रखवाते हो वो चीज़ें भी आरबीआई ने बंद करवा दी पेटीएम की। तो यहाँ पे ये एक टर्म आ गया कि डोरमेंट अकाउंट और म्यूल अकाउंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। डोरमेंट अकाउंट इज अ कस्टमर्स अकाउंट एट अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैज सीन नो एक्टिविटी विद द पॉसिबल एक्सेप्शंस ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। The owner may have forgotten about the account, moved out of town without leaving a forwarding address or died। कहा जा रहा है जो डोरमेंट अकाउंट है, डोरमेंट अकाउंट कह लीजिए, डोरमेंट मतलब एक तरीके से सोता हुआ है, ऐसा समझ लो आप। डोरमेंट मतलब एकदम निष्क्रिय अकाउंट जो है, जो चालू नहीं है, लोगों ने अपना अकाउंट बना दिया है उसमें और वहाँ पे कोई भी बहुत लंबे टाइम से कोई भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने नहीं किया है। वो किसी बैंक का अकाउंट हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी लोग बना सकते हैं अपना अकाउंट, के दोनों ही चीज़ों में वो डोरमेंट अकाउंट हो सकता है। डोरमेंट अकाउंट का बस इतना सा मतलब है कि वो निष्क्रिय अकाउंट है जो कि चालू नहीं है करंट टाइम पे, वो बहुत लंबे टाइम से जो है वो बंद पड़ा है। शायद कभी कभार उसमें इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह हो गई हो तो हो गई हो, अदरवाइज वो काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़े अकाउंट्स हैं। और बात क्या है कि जैसे ओनर्स ने बना करके ओनर भूल गए, उसका पासवर्ड वो भूल गए, या फिर वो किसी अदर प्लेस पे चले गए, अदर कंट्री में चले गए, फिर उन्होंने इस चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं रखा, या किसी की डेथ हो गई तो भी उसका अकाउंट उसी में पड़ा हुआ है। तो इसी को जो है डोरमेंट अकाउंट बोला इन्होंने कि ढेर सारे पेटीएम में डोरमेंट अकाउंट थे जिनके थ्रू वो म्यूल अकाउंट का काम कर रहे थे, म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। आगे क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर हम आपको म्यूल अकाउंट के बारे में बताएंगे दोस्तों। अ डोरमेंट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट हैज हैड नो फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट फॉर द पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर द डोमेंसी पीरियड विच वेरीज बाई स्टेट। अलग अलग जो है स्टेट में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में ये अलग अलग थोड़ा हो सकता है। डोरमेंट अकाउंट्स बिकम्स द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट्स। अगर बहुत लंबे टाइम से वो डोरमेंट है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा है, अगर किसी का थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है तो वो पैसा जो है स्टेट के कोष में चला जाता है, राज्य के वित्त कोष में चला जाता है वो पैसा, और जो है उस पर राज्य का क्लेम हो जाता है। अगर बहुत सालों से आप कोई जो है अकाउंट बना हुआ है या उसको जो है फिर से किसी ने यूज़ नहीं किया तो वो स्टेट का हो जाता है, उसमें जो पैसा है वो भी स्टेट का हो जाता है। इसकी पॉलिसीज़ अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग हो सकती हैं, बट नॉर्मली ये होता है डोरमेंट अकाउंट में। अकाउंट्स दैट कैन बिकम डोरमेंट इंक्लूड चेकिंग एंड सेविंग्स अकाउंट, इसमें चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट हो सकते हैं। ब्रोकरेज अकाउंट्स हो सकता है दोस्तों। 401 के अकाउंट, ये तो हालांकि जो है यूएसए में होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड में लोग पेंशन की स्कीम में जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में, तो उसी तरीके का अमेरिका में होता है, वो उसको बोलते हैं 401 के अकाउंट। 401 के अकाउंट, पेंशन फंड अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये डोरमेंट अकाउंट की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो ये कहा गया दोस्तों कि वो डोरमेंट अकाउंट वर फाउंड टू हैव बीन यूज्ड एज म्यूल अकाउंट, उसको वो एक थर्ड पार्टी के रूप में यूज़ करके कि किसी का अकाउंट बंद पड़ा है, उसको किसी और ने उस अकाउंट को यूज़ कर लिया अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। तो जब आप डोरमेंट अकाउंट से डोरमेंट अकाउंट को एज अ म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं और फिर अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका एक तरीके का
फर्स्ट फेज का, पहले चरण की मनी लॉन्ड्रिंग कही जा सकती है कि अभी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण स्टार्ट हो गया है। तो ये था म्यूल अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट, न्यूज़ में बना है दोस्तों, तो ये हमें जानना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों ही, इन दोनों शब्दों को, इन दोनों ही टर्म से, डोरमेंट अकाउंट और म्यूल अकाउंट से परिचित करवा दिया है। बस म्यूल अकाउंट का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि म्यूल अकाउंट में जो डोरमेंट अकाउंट बना होता है, निष्क्रिय अकाउंट है, उसको कोई थर्ड पार्टी, तीसरे लोग जो है उसको यूज़ करके किसी और को जो है पेमेंट करने लग जाए, तो इस तरीके से वो म्यूल अकाउंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि सोलर पैनल स्कीम विल बूस्ट बैटरी इंडस्ट्री सेज मोदी। इसके पहले मैं आपको पहले एक दूसरा आर्टिकल दिखाना चाहूँगी दोस्तों। हमारे यहाँ जैसे कि सेंटर ने एक स्कीम चलाई, अभी आपने बजट में देखा कि उसमें क्या चलाया उन्होंने कि 300 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं पर मंथ, 300 से कम बिजली यूज़ करते हैं जो भी हाउस होल्ड, तो उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए। और फ्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम वाला, जो सोलर सिस्टम का हमारा स्कीम है कि उनके छतों पे सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं और उसके थ्रू जो है उनके घर में बिजली प्राप्त हो। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने 1 लाख का एस्टिमेट बजट एलोकेट किया हमारे इस, और इससे एक, क्या कह सकते हो आपकी, 1 करोड़ घरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। और इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि कंप्लीटली ये गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होगा, किसी भी व्यक्ति को इसमें अपना खर्च नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसकी जो है एक कंडीशन आप कह सकते हो, वो ये है कि आपकी जो मंथली है वो आप 300 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हो, आपके घर में 300 यूनिट से कम बिजली यूज़ होती हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। हालांकि गवर्नमेंट ने जो PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं बिजली के क्षेत्र में, जैसे आपका NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया, तो इनसे कहा है कि आप पहले ऑडिट करो एक बारी कि ऐसे कितने घर हैं जहां पे 300 से कम यूनिट की बिजली यूज़ होती है। तो लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 85% ऐसे ही घर होंगे जहां पे लगभग 100 से लेकर के 120-25 यूनिट तक ही जो है बिजली मंथली यूज होती होगी। तो इससे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो लोगों को लगभग सालाना 15 से 18 हज़ार तक का फायदा हो जाएगा। और ऊपर से और भी चीज़ें कही गई कि अगर आप कल को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप इसमें आपका जो है ये उत्पादन होने लग जाता है बिजली का, तो आप इसको जो रियल ग्रिड है वहाँ पे जाकर के अपनी इस बिजली का, एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन हो गया जो आपका बच रहा है, वो आप उसको सेल भी कर सकते हो, उससे आप थोड़ी सी अर्निंग वगैरह भी कर सकते हो। और ऊपर से जो EV जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे चार्जिंग वगैरह का भी काम आपके यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट की जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा एम है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने उसमें, और हमने जो कुछ प्लेज ले रखे हैं कि हम कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा कम करेंगे, हमारे कुछ टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, तो उन्हीं के तहत जो है इन सारी स्कीम्स को ला रही है हमारी गवर्नमेंट। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर आप 300 पर यूनिट से ज़्यादा आप यूज़ करते हो मंथली, तो आपको इसमें क्या करना होगा कि 60% आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी फंड। 60% गवर्नमेंट, एक सेकंड में आपको क्लियरली लिख देती हूँ दोस्तों, तो आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं। अगर आप 300 पर यूनिट, 300 यूनिट से ज़्यादा आप पर मंथ यूज़ करते हो पर मंथ, तो आपको गवर्नमेंट इसमें से 60% फंड प्रोवाइड करवा देगी। 40% फंड आपको जो है खुद लगाना पड़ेगा अगर आप जो है 300 यूनिट पर मंथ से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ये चीज़ गवर्नमेंट करवा देगी। और ऊपर से जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो घर 300 यूनिट से कम बिजली यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट 60% गवर्नमेंट दे रही है। बाकी जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं PSUs, वो क्या करेंगी, 40% वो लगाएंगी। जो घरेलू स्तर पर जो इंसान है उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बस 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। बाकी जो भी जिस कंपनी के थ्रू करवाएगी उस PSU को, उस पब्लिक सेक्टर यूनिट को जो है 40% लगाना पड़ेगा। वो कहीं से लोन लेकर के इस चीज़ को लगा सकती है, और उसके बाद उस लोन को धीरे धीरे अगर जब जिन जिन घरों में वो लगाएगी वहाँ पे अगर वो 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे जो उनका बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा, वहाँ से वो अपने पैसे को कलेक्ट करके इन 40% को अपने लोन को
चुका सकती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो यहाँ पे ये स्कीम बताई है और लगभग इसमें 1 लाख करोड़ का खर्च आने का अनुमान है गवर्नमेंट का, उससे ज़्यादा भी ये हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये सोलर पैनल रूफ टॉप जो हमारा स्कीम है उसको लेकर के। इसको हम प्रॉपरली क्या कहते हैं, हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर सिस्टम, हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर सिस्टम, HRTS, हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर सिस्टम, यही लगाने की बात की जा रही है घरों के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया रूफटॉप सोलर सिस्टम से संबंधित। और उसके अलावा फिर मोदी जी ने क्या कहा है कि सोलर पैनल स्कीम विल बूस्ट बैटरी इंडस्ट्री। मैंने वही कहा कि जो बैटरी इंडस्ट्रीज है, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो अपने आप को चार्ज करने के लिए भी यहाँ से जो है अपने आप को, जो जैसे ई रिक्शा वगैरह हो गए, वो चार्ज करने के लिए इनका इस बिजली का प्रयोग कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो है हमारी और जो घर की महिलाएं हैं खाना बनाने में और चीज़ों में, वो अभी जो काऊ डंग वगैरह का, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और इससे जो है वो अपने घर का खाने वाने का भी सिस्टम के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए, स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन ऑफ द 3-day भारत मोबिलिटी समिट, 3-day भारत मोबिलिटी समिट का इनॉग्रेशन किया। वहाँ पे इन्होंने बोला मोदी जी ने, इफ आई पुश द क्लीन कुकिंग मूवमेंट इन द कंट्री विथ 25 करोड़ हाउस होल्ड्स so that you have rooftop solar panels and provisions for फ्यूल क्लीन कुकिंग, मतलब 25 करोड़ घरों के आसपास जो है हम जो है ये रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की ये जो है कहा कि इतने लग जाएंगे, तो हमें इससे जो है बहुत ज़्यादा आप खाने पीने में, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको, फ्यूल क्लीन कुकिंग एंड डिमांड फॉर बैटरीज। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने अपने भाषण में कही है। इसके अलावा क्या कहा है वो मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। बाकी ये जो रूफ टॉप का लिए जो इलेक्ट्रिसिटी 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी से के प्रोवाइड करवाने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी है वो मैंने आपको बता दी, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्या इन्होंने कहा है कि एक इन्होंने स्कीम को अनाउंस किया है, वो क्या है कि गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कंस्ट्रक्ट 1000 बिल्डिंग्स ऑन नेशनल हाईवेज। इन्होंने 1000 बिल्डिंग्स को नेशनल हाईवेज के आसपास कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, जहाँ पे जो टैक्सी वगैरह होती हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे कंटिन्यूसली जैसे पूरे रात भर, पूरे दिन भर अगर ट्रक ड्राइवर्स चलाते रहते हैं कंटिन्यूसली गाड़ी को, तो इससे जो है एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि ऐसी जगह पे हम बनवा देंगे, तो वहाँ कम से कम रुक करके जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं, टैक्सी ड्राइवर जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, दूर तक वो जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाते हैं सामान या चीज़ों को, तो वो वहाँ पर रेस्ट करेंगे। इससे जो है चीज़ें थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव होंगी, फैसिलिटी को बढ़ाया इन्होंने इस चीज़ के लिए। और वहाँ पे हाईवे फॉर ट्रक एंड टैक्सी ड्राइवर्स विद एमिनिटीज़ सच एज, जैसे वहाँ पे खाना मिलेगा, स्टॉल्स लगी होंगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा, टॉयलेट्स वगैरह, पार्किंग एंड रेस्ट प्लेसेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 1000 के आसपास बिल्डिंग बनाने की बात कही हमारी गवर्नमेंट ने। आगे चल देख लेते हैं, एक हमारा भारत ब्रांड है, जिसके अंतर्गत जो है राइस को बेचने की बात कर रही है गवर्नमेंट, और 29 पर केजी राइस बेचेगी गवर्नमेंट, क्योंकि राइस के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है दोस्तों। 29 पर केजी गवर्नमेंट बेचेगी राइस रिटेल शॉप्स पे, किसके थ्रू? भारत ब्रांड के अंतर्गत। और दोस्तों इसमें क्या बात कही जा रही है कि जैसे राइस है, इसका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो रही है कंटिन्यूसली, तो इससे हमारी पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ये क्या क्या लेकर के आएगी, कौन कौन सी राइस को इसके अंदर कैटेगराइज करेगी। कैटेगराइज उन्होंने क्या क्या किया, ब्रोकन राइस जो टूटे हुए चावल है, नॉन बासमती वाइट राइस जो नॉन बासमती सफ़ेद राइस है उसको इन्होंने इंक्लूड किया है, पार बॉइल्ड राइस एंड बासमती राइस, इन सारे राइस को इन्होंने भारत ब्रांड के अंतर्गत बेचने की बात कही है। और इसके आगे, इन द फर्स्ट फेज 5 लाख टन्स ऑफ राइस हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर रिटेल सेल। 5 लाख टन, पहले फेज में 5 लाख टन राइस को रिटेल फेज में बेचने की बात कही रही है। पहले फेज में रिटेल शॉप्स पे बेचे जाएंगे।
अंडर भारत राइस ब्रांड। क्या नाम होगा? भारत राइस ब्रांड। भारत राइस ब्रांड, भारत राइस ब्रांड। दोस्तों भारत ब्रांड करके हमारी गवर्नमेंट ऐसा ब्रांड करके ब्रांड चलाती है जिसके अंतर्गत और भी बहुत सी चीज़ों को सेल करती है हमारी गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत आप मान लीजिए कि पल्सेस और गेहूं वगैरह को भी अभी थोड़ी सेल कर रही है जिससे इन्फ्लेशन वगैरह को थोड़ा कंट्रोल कर सके। और भारत ब्रांड के नाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सब चीज़ों की भी हमारी बिक्री होती है। तो ये भारत ब्रांड चलाया गवर्नमेंट ने और इसके अंतर्गत भारत राइस ब्रांड, अभी भारत राइस कहा जा रहा है भारत ब्रांड के थ्रू। देयर एजेंसीज नैफेड, ये नैफेड होगा इसमें दोस्तों, एनसीसीएफ होगा एंड केंद्रीय भंडार, ये सारे मिल करके इसमें सपोर्ट करेंगे। जो नैफेड है ये एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत आती है। तो इनके थ्रू जो है जहाँ पे ये प्रोक्योर करना राइस वगैरह को, उनको मैनेजमेंट करना, वहाँ पे कि ये कैसे प्रोक्योर की जाएंगी, कैसे खरीदी जाएंगी, कैसे बेची जाएंगी, उनका पूरा मैनेजमेंट देखना। तो ये सारी चीज़ों पे जो है नैफेड वगैरह देखती है। एनसीसीएफ भी हो गई और केंद्रीय भंडार हो गया। और यहाँ पे ये 29 पर केजी 5 से 10 केजी के बैग वगैरह में प्रोवाइड करवाई जाएंगी राइस। ठीक है दोस्तों। ही सेड द रिटेल प्राइसेस एंड इंक्रीज बाई 14.5% ओवर द पास्ट ईयर। ओवर द पास्ट ईयर 14.51, लगभग 15% से 15% की रिटेल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। एक होती है होलसेल प्राइस, एक होती है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस में दोस्तों हमारा जो रिटेल दुकानों पे आप देखते हैं वहाँ की प्राइस को इंक्लूड करते हैं। होलसेल पे, होलसेल लेवल पे हम देखते हैं। इसको आप कहेंगे तो हम जो है अलग से इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक लाके वहाँ पे होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, इन सारे प्राइसेस को आपको डिस्कस कर देंगे और ये कैसे क्या होती हैं। तो अभी ये करंट अफेयर्स के लिए आप देख लीजिए कि लगभग 14.5%, 14 से 15% जो है हमारी रिटेल प्राइस बढ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं हम। इंडिया विल रिप्लेस इट्स मिलिट्री पर्सनल बाई May 10 मालदीव्स। मालदीव में से इंडिया 10 मई तक अपने मिलिट्री पर्सनल को वहाँ से हटा लेगी और ये 2 फेज़ में काम करेगी। वहाँ से इंडिया ने बात कर ली है वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ में कि हम धीरे धीरे करके वहाँ से अपने मिलिट्री पर्सनल्स को हटा लेंगे। लेकिन मालदीव और इंडिया ने इस बात पे सहमति व्यक्त की कि हम कंटिन्यूसली अपना जो डिफेंस और सिक्योरिटी का मैटर है उस पर हम एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे आगे के फ्यूचर में। आप सभी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा हमारा एस्केलेशन बढ़ गया था जब मोहम्मद मुइज़ू प्रधानमंत्री बने थे मालदीव के। मालदीव एक क्या आर्चिपिलागो कंट्री है दोस्तों। आर्चिपिलागो उनको कहते हैं जो एक तरीके की छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये जैसे आपका वोल्केनो इरप्शन होता है तो भी आर्चिपिलागो बन सकता है। कोरल रीफ्स के माध्यम से भी आपका आर्चिपिलागो बन सकता है। आपका जापान भी एक आर्चिपिलागो है, आपका मालदीव भी एक आर्चिपिलागो है, हवाईयन आइलैंड भी आपका एक आर्चिपिलागो है। तो मालदीव भी एक आर्चिपिलागो कंट्री है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ की पॉपुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्रेसिडेंट बने थे वहाँ पे मोहम्मद मुइज़ू, तब से लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हमारे और मालदीव के बीच में बढ़ गई हैं क्योंकि जो मुइज़ू हैं वो प्रो चाइना हैं और उन्होंने इंडिया आउट की पॉलिसी चलाई और वहाँ पे ऑफिशियल्स ने इंडिया और मोदी के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोला। फिर पूरा का पूरा सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो गया इस चीज़ में और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे और मालदीव के बीच में। इसके बाद फिर मालदीव ने बोल दिया कि आप अपने यहाँ पे पर्सनल को, हालांकि इसके पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि आप अपने यहाँ से पर्सनल्स को हटा लीजिए। जब वो इलेक्शन करके सत्ता में नहीं आए थे उसके पहले ही उन्होंने बोल दिया था ये चीज़ कि आपको हटाना पड़ेगा और इसी नाम से ही वो सत्ता में आए ही थे। तो ये चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और आप देखेंगे कल जो परसों बजट पेश किया है उन्होंने, पहले जो एलोकेट करते थे मालदीव को लेकर के वो लगभग पिछले साल हमारा 440 करोड़ था। मालदीव का बजट 440 करोड़ था और उसको डायरेक्टली बढ़ा के 770 करोड़ के आसपास कर दिया दोस्तों। ठीक है। लगभग 800 करोड़ हो गया हमारा बजट मालदीव को लेकर के इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बजट होता है, जैसे गवर्नमेंट ने ये बजट एलोकेट किया किसी स्पेसिफिक कंट्री के नाम से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उठा करके सारा का सारा मालदीव को दे देगी गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट वगैरह चलाए जाते हैं उस पर क्या खर्च आएगा, ऊपर से अगर मालदीव को कोई ऋण वगैरह इन सब की आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उन सबको मिला करके गवर्नमेंट ये जो है किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए ये डिसाइड करती है। आपको बताना है पहले नंबर पे कौन आता है बजट के एलोकेशन में, जिसको सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, और दूसरे नंबर पे कौन है। ठीक है दोस्तों, हमने आज का सारा आर्टिकल कवर कर लिया है बहुत ही विस्तार में, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स के साथ में।
दोस्तों हमने जो भी द हिंदू में था सब कवर कर लिया। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारा एनसीईआरटी का, बाइलिंगुअल में हिंदी इंग्लिश दोनों ही सब लैंग्वेज में चल रहा है। आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, क्लास 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ाएंगे। तो इसका नाम ही जैसा आप जानते हैं कि बेसिक टू एडवांस, और ये आपका फाउंडेशन बैच है। तो फाउंडेशन बनाने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जब हम यूपीएससी या यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो हम पहले फाउंडेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी का ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके फाउंडेशन को मजबूती मिलेगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो क्या है, ARO की टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आपको 60 टेस्ट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में। ये भी जो है आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। और ये आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में, जैसा आप लोग जानते हैं ARO का आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो जा करके जल्दी से जल्दी आप इस सस्ते और क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने एग्ज़ाम को मजबूत बनाइए दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कितने में, 51 रुपये में। ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल रहा है। आप जैसा भी चाहें वैसा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ख़त्म हो चुका है। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने सारा ही कवर करवाया है न्यूज़पेपर में। आप इस पे पूरा का पूरा रिलाई कर सकते हैं हमारे इस जो है डिस्कशन पे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खाते पीते मस्त रहिए, एनर्जी बनाए रखिए और हमारे नोटबुक IAS के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।